अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। इस 3718 पॉजिटिव आने में ये सब चीजें इस्तेमाल हुई हैं। सेल्स कम भी होती तो मैक्सिमम की कमी हम बर्दाश्त कर लेते, 75 की बजाय 72 होती या 74 होती। कितना कम आना? मिनिमम नहीं, मैक्सिमम। जहां एनपीवी 0 हो जाती, अगर और कम हो जाती सेल्स तो एनपीवी नेगेटिव चली जाती। तो हम सेल्स का 75, 36, 45 की बजाय इनसे कम होना भी गवारा कर सकते थे, एज लॉन्ग एज एनपीवी 0 हो जाए। मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना भी गवारा था, लेकिन मैक्सिमम कि एनपीवी 0 हो जाए। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस ये है कि हम इन सब में से टाइम पीरियड, यूनिट्स, रुपीज, डिस्काउंट रेट, इन सब फैक्टर्स में एक एक करके चेक करेंगे कि किस फैक्टर में कितनी खराबी आ जाना। खराबी मतलब जो हमने सोचा है उससे एडवर्स हो, कम नहीं एडवर्स। सेल्स है तो कम, यूनिट्स हैं तो कम, कॉस्ट है तो ज्यादा, कितनी एडवर्स मूवमेंट भी हमारे लिए काबिल कबूल होगी। ये असेस करना, सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है। जैसे सेल्स की मिसाल लेता हूं, अगर सेल्स कम भी हो गई, यानी जितना हमने सोचा है उससे कम भी रही तो फिर भी खैर है। मैक्सिमम कितनी कमी बर्दाश्त कर सकते हैं, इसको कैलकुलेट करने का तरीका यह है कि अभी हम सिर्फ सेल्स की बात कर रहे हैं ना, सिर्फ सेल्स। तो सिर्फ सेल्स का मतलब है कि बाकी सब चीजें इग्नोर करके सिर्फ सेल्स रखें, सब चीजें इग्नोर कर दें। सिर्फ सेल्स के अलावा बाकी सब इग्नोर कर दें। सेल्स लें और सेल्स से कनेक्टेड और क्या चीज है? टैक्स। और टैक्स ले लें फिर सिर्फ इससे रिलेटेड, जिस तरह पहले वो रेंटल से रिलेटेड लिया था। 10,800। अब सिर्फ सेल्स और उससे रिलेटेड टैक्स लिया, क्योंकि सेल्स बदलेंगी तो फिर टैक्स भी तो बदलेंगे ना। इनका नेट करें 25, 200, 31,500। सेल्स और उसका रिलेटेड टैक्स, इनकी एनपीवी निकाल दें, मतलब इसका एंड आंसर बता दें। जी 92। अच्छा, मैंने ना कुछ दिन पहले एक सवाल किया था जिसमें एक बीएल लीजिंग था और एक एल्स लीजिंग था, पता नहीं, जिसमें दो लीजिंग ऑप्शंस को हमने एनपीवी निकाल के कंपेयर किया था, क्वार्टरली और मंथली और इस तरह की चीजें थी। उसमें एनपीवी निकालने का मैंने एक और फॉर्मेट दिखाया था जिसमें हम हर लाइन आइटम की पीवी अलग अलग निकाल रहे थे, कोई पॉजिटिव थी कोई नेगेटिव थी, और उन सबका एंड रिजल्ट जो आया था वो एनपीवी थी। अगर इसी सवाल को हम ऐसे प्रेजेंट करते, सेल्स की आफ्टर टैक्स एनपीवी लेते, तो वो आती 9220। इसी तरह मटेरियल की और मटेरियल से रिलेटेड टैक्स, तो ये कुछ आंसर आता। फिर हम लेते वेरिएबल ओवरहेड्स, तो कुछ आंसर आता। फिर हम लोग लेते फिक्स्ड ओवरहेड्स, तो कुछ आंसर आता। इन सब आइटम्स की अलग अलग एनपीवी निकालते। अलग अलग एनपीवी से मुराद ये है कि सिर्फ वो आइटम और उसका रिलेटेड टैक्स, तो और फिर इन सब का ग्रैंड टोटल करते, तो क्या आंसर आता? 3718 आता। ऐसे ही होता ना। सेल्स का ये आंसर 92 के बजाय 90 होता तो नहीं 92 की जगह 90 होता, तो ये आंसर 3718 की बजाय 1718 होता। इसमें कितनी कमी आ जाए कि एनपीवी 0 हो जाए? 3718 कितने परसेंट? 3718 डिवाइडेड बाय 4 इसको कहते हैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी। और इसका मतलब यह है कि सेल्स में 4.03% के अंदर अंदर तक कमी चलेगी। इससे ज्यादा कमी आ गई तो प्रोजेक्ट फारिग हो जाएगा। सेल प्राइस क्या रखी थी? 15 रुपए थी ना। 15 रुपए को 4.03% डाउन कर दें, इसका मतलब है कि सेल प्राइस 15 की बजाय 14.8 भी हो तो भी चल जाएगा, 14.5 भी हो तो चल जाएगा, 14.4 भी हो तो चल जाएगा।
इससे भी नीचे गिर गई जो हमने सोचा था, तो फिर ये फारेगा प्रोजेक्ट। तो इसका मतलब है कि सेल्स का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 4.03% है। जितना कम मार्जिन ऑफ सेफ्टी होगा उतना ज्यादा सेंसिटिव है। थोड़ी सी भी कमी तो फिर प्रोजेक्ट को उड़ा देगा। तो हर फैक्टर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालते हैं ऐसे ऐसे कैसे, उस फैक्टर और उसका टैक्स, सिर्फ वो कैश फ्लोज लिखते हैं, उसकी एनपीवी निकालते हैं। तो प्रोजेक्ट की एनपीवी डिवाइडेड बाय उस फैक्टर की एनपीवी, इसका जो आंसर आएगा ये उस फैक्टर का मार्जिन ऑफ सेफ्टी। जी ओके। अब आप लोग एक काम ये कर दें कि इसकी रिक्वायरमेंट में रिक्वायरमेंट 1 क्या है, सेल्स कर दी मैंने। आगे मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, और चलें फिक्स्ड ओवरहेड तक करें, कॉस्ट मैं बताता हूं। मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स और फिक्स्ड ओवरहेड्स, इन सबका एक एक करके मार्जिन ऑफ सेफ्टी आप निकाल दें, फिर बाकी 3 मैं बताता हूं। मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड्स, फिक्स्ड ओवरहेड्स, तीनों। हाँ जी, क्या आंसर बना मटेरियल की?
मटेरियल 12 मटेरियल लेना है और उस पर टैक्स सेविंग लेनी है। मटेरियल को आउटफ्लो लेंगे और टैक्स की सेविंग लेंगे। कोई बात नहीं, हमने सिर्फ परसेंटेज चेक करनी है, यानी एनपीवी की उनकी एक्सपेंसेस की एनपीवी ऑब्वियसली नेगेटिव आएगी, लेकिन हमने और वो नेगेटिव सिर्फ ये शो कर रहा होगा कि इसका इनवर्स रिलेशन है, यानी इनका बढ़ना एनपीवी को कम करेगा, तो बस सिर्फ ये शो कर रहा है। हमने तो सिर्फ परसेंटेज निकालनी है। हाँ जी, मटेरियल की 12% है, मटेरियल वाली फिगर्स आएंगी और उनका टैक्स आएगा बस। वेरिएबल ओवरहेड की 30%, ठीक है, बिल्कुल। फिक्स्ड 71%। तो 70%, 71% इतना हाई मार्जिन है कि अगर ये 1.5 गुना भी बढ़ गई तो खैर, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी कम होगा तो ज्यादा सेंसिटिव है। अगला पार्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ प्लांट। अब हमने ना सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट लेनी है। अच्छा, कॉस्ट ऑफ प्लांट अलग चीज है और आरवी अलग चीज है। हाँ, अगर इस तरह होता कि प्लांट जब भी बिकेगा वो अपनी आरवी के 20% के बराबर बिकेगा, तो अब कॉस्ट और आरवी कनेक्टेड होते। इस सवाल में ऐसी कोई बात है? तो फिर आरवी अलग चीज है और कॉस्ट अलग चीज है, तो इसलिए रिक्वायरमेंट 4-5 क्या? रिक्वायरमेंट 5। अब हमने प्लांट को 0 पे लेना है 60,000 और आरवी नहीं। जब जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं बाकी सब इग्नोर हैं, तो इसलिए हमने इसकी डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग लेनी है। अच्छा, अब जब डेप्रिसिएशन पे टैक्स सेविंग लेंगे ना, तो वो ये 11,250 तो होगी, ये अब अलग से वर्किंग होगी, लेकिन हम अभी सिर्फ कॉस्ट ले रहे हैं, आरवी नहीं ले रहे। तो चूंकि आरवी नहीं ले रहे तो ये 0 है, ये 0 है, यानी ये 33। हम इस वक्त सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं, आरवी नहीं, 0। तो 0 का मतलब है कि ये लॉस। अब इनके ऊपर टैक्स सेविंग वहां लिखनी है। 15,000 के ऊपर टैक्स सेविंग, 11,250 पे टैक्स सेविंग, 33,750 पे टैक्स सेविंग। इनकी अब एनपीवी देखिए कितनी। क्या? हाँ, ये ले 60, 4,500, 3,375, 1,0125। फोर 5,512 नेगेटिव ही आएगा, खर्चों का सब नेगेटिव आएगा। तो कॉस्ट ऑफ प्लांट की मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या बनी? 3718 डिवाइडेड बाय 4,5,512। ये कॉस्ट ऑफ प्लांट की सेंसिटिविटी। अगला पार्ट क्या है? आरवी। आरवी के लिए क्या करें? जब कॉस्ट की बात कर रहे थे तो आरवी 0 रखी थी, आरवी की बात करेंगे तो कॉस्ट 0 रखेंगे। उससे क्या होगा कि आरवी कहां आएगी? इधर 3, आरवी 10,000 और टैक्स नहीं आएगा। जब हम कॉस्ट को 0 कह रहे हैं तो प्रॉफिट कितना है? पूरा 10,000। देखें, जब हम कॉस्ट की सेंसिटिविटी निकाल रहे थे तो आरवी 0, क्योंकि हम सिर्फ कॉस्ट की बात कर रहे थे। तब जब आरवी हम ले रहे हैं तो कॉस्ट 0, कॉस्ट 0 तो सारा का सारा प्रॉफिट है। 7,000 की एनपीवी निकालें। 5 to 70 पॉइंट, ये आरवी की सेंसिटिविटी जी, क्योंकि हम कॉस्ट को फिर 0 कह रहे हैं। और अगली रिक्वायरमेंट क्या है? तो प्रोडक्शन का हम कैसे क्या करें? यूनिट्स की एनपीवी निकाल लें। हाँ जी, यूनिट्स ले लें, उसकी एनपीवी निकालें। एनपीवी तो रुपए की निकलेगी ना, यूनिट्स की तो नहीं निकलेगी। यूनिट से क्या क्या कनेक्टेड है? सेल्स, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, यानी कंट्रीब्यूशन।
तो कंट्रीब्यूशन और कंट्रीब्यूशन का टैक्स। अगर सेल्स की देखिए, बात यह है कि जिस फैक्टर का सेंसिटिविटी करना है उस फैक्टर से जो जो कैश फ्लो जुड़ा है वो लिखना है। अगर यूनिट्स का सेंसिटिविटी एनालिसिस करना है तो यूनिट से जो जो कैश फ्लो जुड़ा है, सेल्स, मटेरियल, वेरिएबल ओवरहेड, ये सब जुड़े हुए हैं, तो इसलिए इन तीनों को लिख के और इनका ही नेट टैक्स लिखेंगे। करें यूनिट्स की सेंसिटिविटी। क्या जी? जो आरवी हमने सोची है 10,000 रुपए, अगर उस 10,000 रुपए की बजाय 70% कम भी हो गई तो चलेगा, यानी 3,000 तक भी चल जाएगा। जो आउटफ्लोज हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी का मतलब है कि इतने परसेंट बढ़ भी गए तो चलेगा, और जो इनफ्लो वाली चीजें हैं उनका मतलब है कि इतने परसेंट कम भी हो गए तो चलेगा। क्यों? कॉस्ट ऑफ प्लांट की सेंसिटिविटी कर रहे हैं हम। कॉस्ट ऑफ प्लांट के प्लांट हम जो खरीदने जा रहे हैं, अगर हमारे जाते जाते महंगा हो गया तो फिर क्या होगा? सिर्फ कॉस्ट ऑफ प्लांट की बात कर रहे हैं हम। अगर आप ये कह रहे हैं कि आरवी तो प्लांट की ही है, तो जब हम मटेरियल की सेंसिटिविटी निकाल रहे होते तो उस मटेरियल ने ही तो अल्टीमेटली बिकना है, तो फिर तुम सेल्स भी ले लेते। जब हम मटेरियल की सेंसिटिविटी कर रहे हैं, मटेरियल की, वेरिएबल ओवरहेड्स की, तो हम सिर्फ खर्चों की सेंसिटिविटी कर रहे हैं ना, सेल्स को हम क्यों इग्नोर कर रहे हैं? हालांकि उसी चीज ने बन के फिर सेल भी तो नहीं, तो वही कनेक्टेड ही तो है, लेकिन हम जिस फैक्टर की बात कर रहे हैं इसका मतलब बाकियों को इग्नोर कर रहे हैं। टैक्स इसलिए ले रहे हैं कि हमें जो टैक्स कैलकुलेशन में बजाहिर टैक्स प्रॉफिट पे कैलकुलेट होता नजर आ रहा होता है, असल में वो हर इनफ्लो पे पड़ रहा है और हर आउटफ्लो पे बच रहा है, तो हर आइटम का टैक्स इंपैक्ट होता है। तो इसलिए हम जिस फैक्टर को भी लिख रहे हैं वो फैक्टर के कैश फ्लो लिखने हैं और उससे कनेक्टेड टैक्स लिखना है। हाँ, अगर इस तरह का डाटा होता ना सवाल में कि कॉस्ट का 25% आरवी होगी, अब ये कनेक्टेड होता उससे, कॉस्ट चेंज होगी तो आरवी चेंज हो जाएगी। तो अब हम जब प्लांट की कॉस्ट की सेंसिटिविटी करते तो फिर वो भी लिखते और आरवी भी लिखते और फिर प्रॉपर यही वाली फिगर लिखते। यूनिट्स की करते हैं सेंसिटिविटी। जी अच्छा, इस सवाल की मेरा ख्याल है मैंने रिक्वायरमेंट तो नहीं रखी, लेकिन मैं आपको सिखाने के लिए यही सवाल उठा लेता हूं। कितना आंसर रहा? 7 पॉइंट, बिल्कुल ठीक है। 7.5 हो गया आपसे, तो मैं आगे चलूं क्या? 7.5 हमने जो यूनिट सोचे हुए हैं, अगर उनमें 7.5% तक की कमी आ गई, अच्छा कौन से वाले में कमी? ईयर 1 वाले में, 2 वाले में, 3 वाले में, ओवरऑल यानी तीनों में। ओवरऑल मतलब तीनों के अंदर, सब यूनिट्स में, हर साल के यूनिट्स में 7.5% कमी करते जाएं। अभी तो हमने जो कैलकुलेशन किया ना आपने, ये एग्जैक्ट फिगर है या कोई राउंडिंग ऑफ है? ये एग्जैक्ट फिगर है ना। तो अगर आप वैसे चेक करने के लिए जितने भी मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालें, आप उस रेलिवेंट फैक्टर को उतना कम करके देखें तो एनपीवी निकालने 0 आएगी। यानी अगर आरवी का 70.7 निकला है तो आप इस सवाल में
आरवी को 10,000 की बजाय 3,300 या 3,030 कर देंगे ना, और फिर जो सवाल सॉल्व करेंगे तो एनपीवी जीरो आएगी। तीनों यूनिट्स को 7.5% रिड्यूस कर दें, फिर एनपीवी निकालें, जीरो आएगी। तो सेंसिटिविटी एनालिसिस जिस फैक्टर का किया है, यानी जिसका मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकाला है, उसका कॉन्सेप्ट यह है कि इतने परसेंट तक की मूवमेंट, एडवर्स, कम ज्यादा नहीं कह रहा, एडवर्स, वो इस प्रोजेक्ट काबिल बर्दाश्त है। अगर इससे ज्यादा हो गई तो फिर प्रोजेक्ट फारेगा। 5,000 भी 7.5% कम हो गए थे और उर्दू वाला कि इंग्लिश वाला? उर्दू वाला। तीनों साल के, यानी पहले साल में कितने हैं? 5,000। 5,000 को 7.5% कम करें, 4,600। दूसरे साल क्या है? 2400 को 7.5% कम करें, तीसरे साल क्या है? 3,000, इसको भी 7.5% कम करें। अब जब आप एनपीवी निकालेंगे तो जीरो आएंगे। और 7.5 मैंने एग्जैक्ट फिगर नहीं कही, 7.5 कुछ और है। तो जो एक्सेल पे आंसर निकल रहा है ना, अगर आप उतनी उस सारे तजुर्बे करके देख रहे हैं मैंने एक्सेल के ऊपर, आप जिस मर्जी फैक्टर के साथ ये सलूक कर लें, आप उस फैक्टर को उतने परसेंट कम कर दें, एनपीवी जीरो आ जाएंगे। अच्छा, अभी तक ये जितने भी हमने फैक्टर्स किए, इन सब का कैश फ्लोस पे इंपैक्ट आ रहा है। जैसे इस सवाल में अगर कहा होता, इस सवाल में चलें एक और वैरायटी सही, टैक्स रेट की सेंसिटिविटी कर दें, टैक्स रेट, तो क्या करते हैं? रेट बढ़ाते। क्यों रेट बढ़ाते? कितना बढ़ाते? सेल प्राइस की सेंसिटिविटी कैसे की है? सेल्स लिखी है और उनका टैक्स लिखा है। कॉस्ट ऑफ प्लांट की कैसे की है? कॉस्ट ऑफ प्लांट लिखी है, उसका टैक्स लिखा है। टैक्स रेट की सेंसिटिविटी कर दें, क्या करते हैं? रेट की सेंसिटिविटी। टैक्स एक्सपेंस की ही सिर्फ एनपीवी ले लेते। चले हाथ से लिख लें इस किताब के ऊपर, टैक्स रेट की सेंसिटिविटी निकालनी है, रिक्वायरमेंट 7 पता नहीं 8, टैक्स रेट की सेंसिटिविटी निकालनी है। ओरिजिनल सवाल में टैक्स क्या था? ये था नेगेटिव, नेगेटिव, पॉजिटिव। इनकी एनपीवी निकालें, -6600 -1485 प्लस 825, इनकी निकालें एनपीवी, यानी सिर्फ टैक्स की लाइन की। -66,007 3718 डिवाइडेड बाय 6607 56.27। ये टैक्स रेट की सेंसिटिविटी है। क्या इंटरप्रिटेशन है इसके? इतना बढ़ जाए तो भी चलेगा, इससे ज्यादा बढ़ा तो फिर प्रोजेक्ट नेगेटिव है। अच्छा, इतना बढ़ जाए तो चलेगा, यानी 30% की जगह 86% हो जाए। हाँ जी, 30 का 56%, एक नंबर है 30, इसका 56 बढ़ाएं, यानी इसको 1.5627 करें, 46 इसका मतलब है कि टैक्स रेट 30 से बढ़ के 46.89 तक भी चला गया तो भी चल जाएगा, इससे ज्यादा बढ़ गया तो फिर नुकसान में जाएंगे हम। ये मतलब है टैक्स रेट की सेंसिटिविटी का। ओके, अच्छा एक और वैरायटी लिखें, रिक्वायरमेंट क्या? 9। डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी, डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी। अभी हमारा ये प्रोजेक्ट हमने ओके कर दिया है, किस रेट पे डिस्काउंट करके? 10% पे। इसका मतलब है हम उसको 10% की आंख से देख रहे थे और हमें ये मुनासिब लग रहा था। एनपीवी पॉजिटिव आ रही थी ना, हम 10% की आंख से देख रहे थे। 15% की आंख से देखते तो एनपीवी कम आती, 18% की आंख से देखते तो कम आती ना। हमने 10% की आंख से देखा है तो प्रोजेक्ट हमें अच्छा लग रहा है। तो इस डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी एनालिसिस का मतलब है कि अगर हमने ये आंख थोड़ी छोटी रखी है, क्या पता इस प्रोजेक्ट की जो औकात है उसके मुताबिक हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, यानी एनपीवी के लिए रेट 10 नहीं 13 लेना चाहिए था। ये भी तो हो सकता है ना, हो सकता है हम लोग सही अंदाजा ना लगा पा रहे हो। अभी हमने इसकी एनपीवी कितने पे निकाली है? 10 पे। कॉन्सेप्चुअली एनपीवी किस रेट पे निकालते हैं? रिक्वायर्ड, और वो प्रोजेक्ट की हालत के हिसाब से होता है। अगर बहुत रिस्की प्रोजेक्ट होगा तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा होना चाहिए। भाई एक बहुत रिस्की जगह पैसा लगा रहे हैं तो ज्यादा रिटर्न मिलना चाहिए ना। तो हो सकता है हमने इस प्रोजेक्ट को अंडरमाइन कर लिया, क्या पता 10% मुनासिब रेट ना हो। तो डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी क्या है? ये क्या निकालेंगे हम? आईआरआर निकालेंगे। अच्छा, आईआरआर निकाल के काम खत्म नहीं होगा, पहले आईआरआर निकालेंगे। निकालें जरा, टैक्स रेट वाली बात समझ आई? अच्छा, मैं तो बता के जल्दी गुजर गया, वो नोट भी तो कर लें इसको, टैक्स वाला नोट भी तो कर लें, और जो मैंने कंक्लूजन बताया ये वाला, ये नोट तो करें, फिर डिस्काउंट रेट पे आऊंगा।
दोबारा बोलिए। एग्जाम है, बिजनेस की मर्जी, वो तो सारे चेक करेगा। बिजनेस तो सारे फैक्टर्स को ही चेक करेगा। हाँ जी, टैक्स वाली बात लिखी। अगली रिक्वायरमेंट है डिस्काउंट रेट। उसके लिए आप IRR कर दें कैलकुलेट, मैं फिर उसकी सेंसिटिविटी बताता हूँ। जी अच्छा, कितना 13 13.8 13.8। अभी इस वक्त हमने डिस्काउंट कितने पे किया हुआ है? 10%। यहां तक कभी पहुंच जाए तो चलेगा, इससे ऊपर निकलेगा तो ठीक नहीं। यानी इसका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न इसके रिस्क के एतबार से हमने असेस किया हुआ है 10। अगर हमने अंडर असेस भी किया हुआ और असल में ज्यादा खतरनाक निकला तो कितना मार्जिन है हमारी गलत असेसमेंट होने का? 13.8 भी हो तो चलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी क्या है? नहीं, ये क्या किया हमने? टैक्स रेट 30% था, बढ़ के कितना भी हो जाए तो चलेगा ना, 56 नहीं 46.89 भी हो जाए तो चलेगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी 46% है, 16% है। 16% कैसे निकाले 56? एक तो ऐसे निकाला है ना, इन दोनों से निकाल सकते हैं डिफरेंस, वो तो 16 आ जाएगा। हाँ, 16.89 को डिवाइड कर देंगे 30 पे, यही आएगा 56.27। ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बताएं मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना है? पहले 56 पॉइंट ऐसे निकाला था। इसका मतलब क्या था कि टैक्स रेट 30% से बढ़ के 56% हो जाए तो चलेगा, ये मतलब था। 30% के नंबर को इतना ग्रो करा दें तो भी चल जाएगा, यानी 30% से टैक्स रेट बढ़ के 46% टैक्स रेट तक हो जाए तो भी चल जाएगा।
हम क्या कहें कि टैक्स रेट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी 16% है, 56% है ना। 56 एक तो इस तरीके से निकाला है, इन दोनों से भी तो निकाल सकते हैं ना। 16 डिवाइड बाय 30, आप ये भूल जाएंगे ये परसेंटेज, आप ये समझें कि 30 है, इसमें इतनी इंक्रीज भी बर्दाश्त है, तो कितने परसेंट इंक्रीज बर्दाश्त है? 56। तो डिस्काउंट रेट 10 है, 13.8 भी होता तो भी चल जाता, कितने परसेंट गुंजाइश है? 38%। 3.8 जो कि इन दोनों का डिफरेंस है, उसको 10, 38%। ये डिस्काउंट रेट का मार्जिन ऑफ सेफ्टी निकालने का तरीका। इसको लिखें, फिर एक और वैरायटी बताता हूं। वो जो सीवीपी में था वो एक्चुअली चूंकि डिस्काउंटिंग या टैक्स नहीं था, तो बजटेड सेल्स को इससे आप कैसे? जी नोटेड। अगली रिक्वायरमेंट, प्रोजेक्ट पीरियड का सेंसिटिविटी एनालिसिस। प्रोजेक्ट पीरियड का सेंसिटिविटी एनालिसिस। सेल्स के सेंसिटिविटी एनालिसिस करने का क्या मकसद था? कि सेल्स इतने परसेंट कम भी हो जाए तो चलेगा। खर्चों का सेंसिटिविटी का क्या था? इतने परसेंट बढ़ भी जाए तो चलेगा। प्रोजेक्ट के पीरियड का क्या मकसद होगा? इतने परसेंट कम भी हो जाए तो चलेगा। भाई बढ़ेगा तो और ही कमाएगा ना। 5 साल में अच्छा प्रोजेक्ट है, अगर 2 साल में ठप हो गया फिर, तो इसलिए पीरियड के सेंसिटिविटी का मतलब है कितना कम हो जाए तो भी चलेगा। तो वो कैसे सॉल्व करें? कितना कम हो जाएगा एनपीवी 0 आ जाए? क्या करें? हर पीरियड की एनपीवी। हाँ जी, ओरिजिनल सवाल, ओरिजिनल यानी जब आपने एनपीवी निकाली थी, सबसे आखिरी जिनका नेट टोटल किया था, यानी डिस्काउंटिंग के बाद 60,000, डिस्काउंटिंग के बाद 27, 121, ये एनपीवी 3718 बनी थी। डिस्काउंटेड पेबैक याद है कैसे निकालते हैं? मैंने ये सारी वैरायटी कराने के बाद ना आपको एक कंप्रिहेंसिव सवाल भी कराया था। एक ही सवाल का एनपीवी, आईआरआर, पेबैक, एआरआर, डिस्काउंटेड पेबैक सब निकाला था। तो डिस्काउंटेड पेबैक कैसे निकालें? डिस्काउंट हुए में इनका पेबैक निकाल लें। बैलेंस कह लें या क्यूमुलेटिव कैश फ्लो कह लें। 636, 32, दूसरा 47, नहीं भाई 37 है, तो 3718 किधर गया? 3718 किधर है? 18 किधर गया? 08 था, ये 18 नहीं था। 08, ये सारे सवाल तो प्रैंक हो गया फिर। चलो परसेंटेज निकालनी आ गई ना। बताएं डिस्काउंटेड पेबैक कितना? और अगर पेबैक में ज्यादा बेहतर असम्पशन होती है कि इवनली, तो फिर 2 पॉइंट के बाद वाली फिगर कैसे निकालें? इसको इससे डिवाइड कर देंगे। 2 पॉइंट
84। अच्छा, मैंने इस सवाल को बेसिकली डिजाइन पीरियड के लिए नहीं किया था, मैंने सिर्फ एनपीवी मुनासिब सी रखी थी ताकि सारे फैक्टर्स मैं टेस्ट कर लूं। पीरियड के लिए मैंने नहीं बनाया था सवाल, इसलिए ये बहुत करीब करीब निकल रहा है। असल में शायद इतना करीब ना हो, यानी जो हमने सोचा था, अच्छा ये बहुत ना करीब करीब निकला क्योंकि मैंने सवाल इसके हिसाब से बनाया नहीं था, लेकिन बात समझा दूंगा। हमें ये प्रोजेक्ट अच्छा लग रहा है, 3 इयर्स तक चल रहा है, तो कम से कम कहां ठोस हो गया तो भी चलेगा 2.84। कितनी कमी काबिले बर्दाश्त है? 0.16। कितने परसेंट डिवाइड बाय 3? ये पीरियड का सेंसिटिविटी है। फार्मूला क्या बना? फार्मूला क्या बना? जिस पीरियड का हमने सवाल सॉल्व किया माइनस डिस्काउंटेड पेबैक डिवाइडेड बाय वही जितने पीरियड का है, ये मार्जिन ऑफ सेफ्टी। ये सारे फार्मूले मैंने समेट के बना के लिखे हुए हैं, आप इसको नोट कर लें बेशक, और फिर किताब में किसी ना किसी पेज पे मुझे मिल नहीं रहा यार, कहाँ लिखा मैंने सारा कुछ। 4 पॉइंट 4.1 पे फॉर कैश फ्लो बेस्ड फैक्टर, ये जो अब से पहले कर रहे थे, इसमें देखिए मैंने 2 डब्बे बनाए हैं। अभी पहला वाला समझाया, दूसरा समझाता हूं अभी, और उसके बाद फॉर डिस्काउंट रेट और फॉर प्रोजेक्ट लाइफ। ठीक है, आईआरआर और उसका डिफरेंस डिवाइडेड बाय बैक, और प्रोजेक्ट लाइफ और डिस्काउंटेड पे बैक का डिफरेंस और डिवाइड बाय प्रोजेक्ट लाइफ। तो आपको जिसकी भी सेंसिटिविटी कही है करने को, तो ये सारी वैरायटियां करा दी आपको। ठीक है, डिस्काउंट रेट की यानी आपका आईआरआर आया है 13.55, तो इसका मतलब है कि 35.5% तक भी अगर हमारा डिस्काउंट रेट असल में बढ़ना बनता है तो भी चलेगा। जिस पे डिस्काउंट कर रहे हैं उसको आईआरआर से कंपेयर करना है। 13.55 आईआरआर है, और ये जो हमने डिस्काउंट रेट लिया है इनका डिफरेंस उस 3.55 को डिवाइडेड बाय जो हमने डिस्काउंट रेट लिया हुआ है, डिवाइड बाय 10, 35.5% आ गया। इसका इंटरप्रिटेशन ये है कि हमने कहीं इस प्रोजेक्ट को ज्यादा इजी तो नहीं ले लिया, 10% पे डिस्काउंट किया है। 10% क्या सोचा होगा कि इस प्रोजेक्ट की जो इस वक्त रिस्की हालात हैं उसके हिसाब से 10% रिक्वायर्ड रिटर्न ठीक है। तो हम सिर्फ ये चेक कर रहे हैं कि हम ज्यादा इजी तो नहीं ले गए इसको, कहीं हमने रिक्वायर्ड बहुत कम तो नहीं कर दिया। इसकी मिसाल आप ऐसे समझ लें कि फर्म को एक कस्टमर ने अप्रोच किया, ये काम करवाना है आपसे। अब फर्म उसको पैसे कोट कर रही है, फर्म ने एहतियात करते हुए आज हम इतने में कर देंगे ये काम। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि उन्होंने अंडर असेस कर लिया, काम शुरू करने जाएंगे तो वो बहुत ज्यादा मेहनत वाला काम हो जाएगा, पैसे थोड़े तो नहीं लगा गए हम। तो हम 10% रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के ऊपर इसकी एनपीवी निकाल रहे हैं। क्या पता ये रिस्की प्रोजेक्ट हो और हमने 10% की आंख से देखा हो, असल में ज्यादा होना चाहिए था। तो कितने परसेंट तक हम अगर अंडरमाइन भी कर गए तो चलेगा। आईआरआर 13.8% निकला, यानी इस प्रोजेक्ट का रिटर्न 13.8 है। तो हमने जब इस प्रोजेक्ट को देख के ओके किया है, तो अगर हम 13.8 तक की भी आंख रख लेते तो भी ये प्रोजेक्ट हमें अच्छा लगता। इससे ज्यादा बड़ा रेट लगते तो हमें प्रोजेक्ट अच्छा ना लगता। तो डिस्काउंट रेट की सेंसिटिविटी का ये मतलब है, आईआरआर और डिस्काउंट रेट का डिफरेंस लेना है। डिविएशन किससे लेनी है? जो एनपीवी की कैलकुलेशन में चीजें इस्तेमाल हो रही हैं उसको बेस रखना है। जैसे इसमें बेस किसको रखा है, जितना हम यूज कर रहे थे, इसमें बेस किसको रखा है, उस टैक्स रेट को जिसको हम यूज कर रहे थे, इसमें हमने बेस किसको रखा है, उस डिस्काउंट रेट को जिसको हम यूज कर रहे थे। यानी बेस वो रखना है जो हम यूज कर रहे थे एनपीवी निकालते हुए। हाँ जी, ये सारी वैरायटियां। चलें एक लास्ट वैरायटी, फिर ये बस बहुत है। हाँ जी, हमने सेठ साहब को ये बता दिया कि ये वाला फैक्टर बहुत सेंसिटिव है भाई, तो आप ऐसा करें जिससे भी एस्टीमेट लगवाए थे दोबारा लगवाएं, क्योंकि बहुत सेंसिटिव है। इस फैक्टर को दोबारा चेक कर लें,
जैसे आपने पेपर सॉल्व किया और आपके पास थोड़ा टाइम बच गया है, तो किए हुए पेपर को रिव्यू कर लें, तो उस सवाल को रिव्यू कर लें जो ज्यादा नंबर वाला था, कोई ब्लंडर लग गया तो सारा सवाल उड़ जाएगा, उसको दोबारा देख लें। तो हमने मैनेजमेंट को ये सारी कैलकुलेशन तो कर दी कि ये IRR है, ये NPV है, ये है, ये हमारा मशवरा है कि अच्छा प्रोजेक्ट है, लेकिन ये हम बता दें कि फिगर्स आपने दी थी हमें, हम तो फाइनेंस के लोग हैं, हम तो कैलकुलेशन कर रहे हैं, हम सिर्फ आपको ये बता देते हैं कि कौन सा फैक्टर ज्यादा सेंसिटिव है, उसको फिर एहतियात से चेक कर लें। जैसे मैं टीचिंग से पहले ना कंस्ट्रक्शन सेक्टर में करता रहा काम, तो प्रोजेक्ट्स करते थे वो लोग, फाइनेंशियल कंट्रोलर था, तो वो सारे इंजीनियर्स जब सारी बिड की कैलकुलेशन कर लेते थे ना, सारी डिटेल कैलकुलेशन रातें लगा के, तो मैं सिर्फ उनको उनकी दी हुई फिगर्स पे IRR NPV ये कैलकुलेट करके बता देता ये प्रोजेक्ट है आपका। वो समझते थे बड़ी बड़ी साइंस लगाई है, और वो कहते सर आप ये कैसे कर लेते हैं, हम कर लेते हैं। तो अब वो सारी फिगर्स मैंने उनके एस्टिमेट्स पे बेस पे कैलकुलेट की हैं, लेकिन अब मेरा काम सिर्फ ये है बताना कि ये जो तुमने फलाना मटेरियल डाला हुआ है ना, ये देख लो बहुत सेंसिटिव है, फिर चेक कर लो उसके एस्टिमेट्स। तो ये मकसद है सेंसिटिविटी एनालिसिस का। हाँ जी, अच्छा अब इसकी लास्ट शक्ल। अभी इस सवाल में ये बात मैंने उसी पेज को अगर खुला रखे तो मैंने लिखी हुई है, बस समझा रहा हूं। इस सवाल में जिस प्रोजेक्ट की हम बात कर रहे थे, ये उसकी NPV थी, तो हम सारे फैक्टर्स को इसके हिसाब से साथ लेके चल रहे थे। यानी जो कैश फ्लो रिलेटेड थे, सारे कैश फ्लो रिलेटेड, उसमें हम फार्मूले में न्यूमरेटर में क्या रख रहे थे, ये रख रहे थे, सेल्स मटेरियल वेरिएबल ओवरहेड सब के लिए न्यूमरेटर में ये रख रहे थे। और इसके रखने की लॉजिक ये थी कि हमने जिस फिगर को देख के हाँ बोल दी है, ये फिगर फारिग भी हो सकती है, हमने जिस फिगर को देख के हाँ बोली है, ये जुमला मेरा ध्यान से सुनिएगा, हमने जिस फिगर को देख के हाँ बोली है, ये फिगर उड़ भी सकती है, हम ये सब कैलकुलेट करके बता रहे हैं, जिस फिगर को देख के हाँ बोली है। अगर सवाल होता दो प्रोजेक्ट्स में मुकाबले का, एक की NPV आई होती 5,000, दूसरे की NPV आई होती 3,000, अब हमने डिसीजन क्या लिया होता कि प्रोजेक्ट ए अच्छा है। नीली वाली मिसाल में हमने डिसीजन क्या लिया होता कि करना है, ओके करना है, यानी हमने इस पॉजिटिव NPV को देख के फैसला किया होता कि करना है प्रोजेक्ट, बस सिर्फ एक प्रोजेक्ट के हाँ या ना का डिसीजन था। लेकिन अगर डिसीजन है कंपैरिजन का, तो हमने फैसला कैसे किया होगा, 5,000 को देख के, है बस 5,000 को देख के दोनों को कंपेयर करके फैसला किया होगा। तो हमें प्रोजेक्ट ए प्रोजेक्ट बी से इसलिए अच्छा लग रहा है कि ये इससे 2,000 ज्यादा है। तो अब हम फैक्टर्स का जब सेंसिटिविटी करेंगे तो हम ये देखेंगे कि हमने जो जो सोचा था उस हिसाब से ए अच्छा है, लेकिन अगर वैसा ना हुआ तो ये ना हो कि हमारी बेइज्जती हो जाए और ए की जगह बी अच्छा निकला है। यानी अभी हमने ए को किस वजह से जिताया हुआ है, इस 2,000 के एक्सेस की वजह से। तो अब हम जितने भी फैक्टर्स की सेंसिटिविटी करेंगे, न्यूमरेटर में 5,000 की बजाय 2,000 रखेंगे, क्योंकि हमारा फैसला इसकी बेस पे नहीं हुआ, इसकी बेस पे हुआ। इसलिए सेंसिटिविटी करते हुए न्यूमरेटर में 5,000 की बजाय 2,000 आएगा, क्योंकि हमने ए को बी पे प्रेफर किया हुआ। ए का हां करना और बी पे प्रेफर करना दो अलग अलग बातें हैं। अगर आइसोलेशन में सिर्फ ए ही हमारे पास ऑप्शन होती कि हाँ करना है या ना करना है, तो फिर हमने 5,000 को देख के हाँ की होती, और फिर हम सारे फैक्टर्स की सेंसिटिविटी 5,000 को सामने रख के निकाल रहे होते। लेकिन अब हमने सिर्फ 5 को देख के हाँ नहीं की है, हमने इस 3 के साथ इसको कंपेयर किया है, और चूंकि डिफरेंस 2,000 था इसलिए ए को चुना है। तो अगर हमारे फैक्टर्स में कमी रहेगी, इसका मतलब ए का चुनना गलत फैसला था फिर। तो अब हम सारे फार्मूलों के अंदर न्यूमरेटर में 5,000 की बजाय 2,000 यूज करेंगे। ये इसी पेज के ऊपर देखे मैंने एक डब्बा बनाया हुआ है। हाँ जी, चलें ठीक है जी, अल्लाह हाफिज।